हे गाइस, वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस जो कि हम कल कर रहे थे। कल मैंने 36 क्वेश्चन करा दिए थे आपके कश्मीर यूनिवर्सिटी के, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस टेस्ट के लिए, चाहे वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी का हो। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले एक सेकंड, यदि आपने अभी तक ये पीडीएफ परचेज नहीं किया है तो आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हो। आपका मात्र 299 रुपीज़ में आपको पीडीएफ मिलेगा, जिसमें टोटल 4000 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे और टोटल 20 चैप्टर होंगे। इन 20 चैप्टर में से हर एक चैप्टर के आपको 200 एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। और उसकी आंसर की उसके नीचे लिखी गई है। और इस पैकेज के साथ में आपको 4000 एमसीक्यू पीडीएफ तो मिल ही रहा है ओनली सिंगल पीडीएफ के अंदर। साथ में 200 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको ई चैप्टर मिल रहे हैं, फुल गाइडेंस मिलेगी एडमिशन तक, और 2 आपको सरप्राइज गिफ्ट मिलेंगे। साथ में आपको बुक के फॉर्मेट में मिलेंगे, एज इट इज़ फ्री मिलेंगे। और यहाँ पर नंबर लिखा गया है, इस नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है, मैसेज करना है, जहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिलेगा। मात्र ऑफर रहेगा 20 अप्रैल तक, ठीक है। 299 पेज में आपको मिलेगा। चलिए करते हैं वीडियो को कंटिन्यू। द मेन टारगेट फॉर ट्रॉपिक हार्मोन आर, मेन टारगेट पूछा है ट्रोपिक हार्मोन का। तो पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि ट्रोपिक हार्मोन क्या होते हैं। देखो, ट्रोपिक हार्मोन वो हार्मोन होते हैं जिनका जो सिंथेसिस है वो कहीं और से हो रही है, बट वो कंट्रोल किसी और ग्लैंड को कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपका है TSH, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपका निकल रहा है कहाँ से? एंटीरियर पिट्यूटरी से। बट ये कंट्रोल करता है थायराइड ग्लैंड को, और क्या बनाता है? थायरॉक्सिन बनाता है। इनको बोलते हैं ट्रॉफिक हार्मोन। जैसे आपका है FSH और LH। अब FSH और LH बनते कहाँ पर है? एंटीरियर पिट्यूटरी में। बट ये जाते हैं टेस्टिस और ओवरी को, और वहाँ पर बोलते हैं कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन को बनाओ, ठीक है। यानी इनका तरीका अलग है। मतलब ट्रॉपिक हार्मोन किसी दूसरे ग्लैंड पर जाके उनको बोलते हैं कि कोई दूसरा हार्मोन सिक्रेट करवाओ। तो मेन टारगेट क्या होता है ट्रॉपिक हार्मोन का, ये पूछा गया है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। क्योंकि देखो, मैंने कहा ट्रोपिक हार्मोन का टारगेट होगा कोई नेक्स्ट ऑर्गन्स, ग्लैंड्स। तो मसल और ब्लड वेसल तो होंगे नहीं, अभी बताया मैंने। कोई दूसरा ग्लैंड होगा, ठीक है, या कोई दूसरा ऑर्गन होगा। क्वेश्चन नंबर 38, एड्रेनल कोर्टेक्स प्रोड्यूस, एड्रेनल कोर्टेक्स क्या प्रोड्यूस करता है? देखो, आपने देखा होगा कि किडनी के ऊपर एक ऑर्गन बैठा होता है जिसका नाम है एड्रेनल ग्लैंड। अब ये जो एड्रेनल ग्लैंड है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है कोर्टेक्स रीजन और एक होता है मेडुलरी रीजन। मेडुलरी रीजन अंदर की तरफ होता है, छोटा सा रीजन होता है जहाँ से आपका निकलते हैं एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। बट यहाँ पूछा गया है एड्रेनल कोर्टेक्स के बारे में, तो कोर्टेक्स के थ्रू कौन सा हार्मोन निकलते हैं? तो कोर्टेक्स से आपके हार्मोन निकलते हैं ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकोर्टिकॉइड्स, जिसमें आपने पढ़ा हुआ है ग्लोमेरुलोसा, फेस्टिकुलाटा, रेटिकुलरिस, ये पढ़े हैं रीजन। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रीजन क्या सीक्रेट करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ग्लोमेरुलोसा क्या सीक्रेट करता है, फेस्कुलाटा क्या सीक्रेट करता है, रेटिकुलरिस क्या सीक्रेट करता है, ठीक है, पता चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टीरॉयड हार्मोन, इनमें से कौन सा स्टीरॉयड हार्मोन है? देखो, स्टीरॉयड हार्मोन वो हार्मोन होते हैं जो कि स्टीरोल से डेरिवेटिव होते हैं, यानी कोलेस्ट्रॉल से इनकी सिंथेसिस हुई है। और कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक टाइप का स्टीरॉयड है। अब जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ये कितने कार्बन कंपाउंड होता है? 27 कार्बन कंपाउंड होता है। कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस डिपेंड करती है कुछ आपकी आइसोप्रोनाइड कंपाउंड पर, ठीक है, जिसमें हम पढ़ते हैं सुकालीन वगैरह। सुकालीन 30 कार्बन कंपाउंड होता है। अब इस सुकालीन में 3 आपके कार्बन डिलीट हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, जिससे 27 कार्बन कंपाउंड हमारा कोलेस्ट्रॉल बनता है। अब कोलेस्ट्रॉल से बनता है हमारा प्रेगनेनोलोन, और प्रेगनेनोलोन से बनता है प्रोजेस्टेरोन। फिर आगे जाके हमारे डिफरेंट टाइप के स्टेरॉयड हार्मोन बनते हैं। तो इधर बोला इनमें से कौन सा स्टेरॉयड हार्मोन है? पढ़िए ऑप्शन। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, सभी के सभी स्टेरॉयड हार्मोन है ये। Question 14. Which of the following is the most likely explanation for hypothyroidism in a patient whose iodine level is normal? देखो, इन्होंने बोला है कि कौन सी बेस्ट एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए। हाइपो होता है कम सेक्रेशन ऑफ थायरॉयडिज्म, जिनका आयोडीन लेवल क्या है? नॉर्मल है।
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हाइपोसिक्रेशन ऑफ TSH। देखो अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट करता है, अगर ये कम निकल रहा है, इसका मतलब हमारा जो सिग्नलिंग होगी, यानी हमारा थायराइड हार्मोन को, जो थायराइड ग्लैंड को जो सिग्नल जा रहा है कि थायरोक्सिन और ट्राई आइडोथ्रियोनिन यानी T3 और T4 सीक्रेट करने के लिए जो आदेश आ रहे हैं वो क्या होंगे, वो भी कम हो जाएंगे और हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। क्वेश्चन 41, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट ए इंटरमीडिएट इन TC साइकिल। TC साइकिल में से कौन सा कंपाउंड नहीं बनता है? फॉस्फोग्लिसरेट, मैलेट, फ्यूमरेट, ऑक्सैलोएसीटेट। काफी इजी है। देखो मैलेट आपने देखा फर्स्ट स्टेप ही आपका मैलेट से शुरुआत होती है, जैसे सिट्रेट बना, ठीक है, सिट्रेट से पहले आपका मैलेट बनता है। जैसे आपका मैलेट और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सीट्रेट बनाते हैं विद हेल्प ऑफ एंजाइम सीट्रेट सिंथेज। इन मैलेट तो है। फ्यूमरेट, फ्यूमरेट भी आपको पता है, जब आपने पढ़ा है कि जब सक्सिनेट कन्वर्ट होता है किसमें, फ्यूमरेट में, विद हेल्प ऑफ द फ्यूमरेज एंजाइम। ठीक है, फ्यूमरेज एंजाइम या कोई और एंजाइम, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जिससे फ्यूमरेट बनता है। ऑक्सैलोएसिटेट भी होता है। हाँ, फॉस्फोग्लिसरेट है, ये नहीं होता है। फॉस्फोग्लिसरेट इस साइकिल में नहीं होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, हेक्सोकाइनेज एंजाइम इज इनहिबिटेड बाय। देखो हेक्सोकाइनेज कौन सा एंजाइम होता है? हेक्सो एंजाइम वो एंजाइम है जो कि फर्स्ट एंजाइम होता है ग्लाइकोलाइसिस का, जो कि ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब बताओ इस एंजाइम को कौन इनहिबिट कर सकता है? क्या ATP इनहिबिट कर सकता है? क्या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनहिबिट कर सकता है? या 3 फॉस्फोग्लिसराइड इनहिबिट कर सकता है? या 2 फॉस्फोग्लिसराइड इनहिबिट कर सकता है? तो हेक्सोकाइनेज को इनहिबिट कर सकता है इसी का प्रोडक्ट, यानी ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है हेक्सोकाइनेज के थ्रू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। बट अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की मात्रा बढ़ चुकी है तो ये इनडायरेक्ट तरीके से दोबारा प्रोडक्ट भी इनहिबिट कर देगा, सब्सट्रेट को, रिएक्शन को भी इनहिबिट कर देगा प्रोडक्ट, यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनहिबिट कर देगा। क्वेश्चन 43, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स अकर इन। फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन कहाँ पर होती है? यानी सिंपल आपसे पूछा जा रहा है, सिंपल नहीं पूछा जा रहा है, बहुत सिंपल पूछा जा रहा है। देखो जो आपके फैटी एसिड होती है इनका ब्रेक डाउन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन करना, और जिससे बहुत सारी एनर्जी हमें मिलती है, जिसमें हम पढ़ते हैं अल्फा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन, गामा ऑक्सीडेशन और ओमेगा ऑक्सीडेशन। इसमें मोस्ट प्रिसाइजली हम पढ़ते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। और ये बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ पर होती है? तो यहाँ पर तो लिखा ऑक्सीडेशन कहाँ पर होती है। तो ऑक्सीडेशन ऐसा नहीं है कि देखो ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स में यहाँ पर असल में राइट आंसर पर ऑक्सोम भी हो सकता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकता है। साइटोप्लाज्म तो होगा नहीं, लाइसोसोम तो होगा नहीं। अब बट यहाँ पर लिखा नहीं है कि अल्फा टाइप की ऑक्सीडेशन है, बीटा टाइप की ऑक्सीडेशन है, कि ओमेगा टाइप की ऑक्सीडेशन है। अगर यहाँ पर लिखा ही नहीं है तो हम क्या टिक करें, पर ऑक्सोम या माइटोकॉन्ड्रिया? तो हम टिक करेंगे जो कि मोस्ट प्रिसाइज होगा, जो मोस्ट टाइप की कॉमन टाइप की होती है। वो कॉमन टाइप की कौन होती है? बीटा ऑक्सीडेशन, और ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बट ऐसा नहीं है कि पर ऑक्सम गलत है, ना ना ना, ऐसा कभी नहीं है। क्योंकि असल में कुछ प्लांट्स हैं, ये मोस्टली प्लांट्स के अंदर फैटी ऑक्सीडेशन होती है। फैट की जो ऑक्सीडेशन होती है वो चाहे बीटा टाइप की क्यों ना हो, वो पर ऑक्सीजम के अंदर होती है। अल्फा टाइप की ऑक्सीडेशन आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होती है। ओके, यानी मतलब इसका मतलब ये है कि पर ऑक्सोम के अंदर भी फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन होती है। तो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं कभी भी, ये गलती से आ गया होगा क्वेश्चन। या लिखो यहाँ पर बीटा है कि अल्फा या ओमेगा है। क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड्स पार्टिसिपेट इन ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन। ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन में कौन सी अमाइनो एसिड पार्टिसिपेट करती है? इनमें से है भी या नहीं है कोई? क्या लग रहा है आपको? इनमें से है कोई अमाइनो एसिड वो वाली? नहीं है। वो कौन सी है? वो है ग्लूटामेट। कौन सी है? ग्लूटामेट। यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इनमें से कोई भी नहीं है। ग्लूटामेट ऐसी अमीनो एसिड है जो कि ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है। क्वेश्चन 45, इन पाइसम सटाइबम द जीन्स फॉर द 7 कैरेक्टरिस्टिक्स चूजन बाय द मेंडल्स आर लोकेटेड ऑन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, 4th क्रोमोसोम।
विच ऑफ द फॉलोइंग रेशो शो कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन सम। देखो आपने पढ़े सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, जीन जीन इंट्रैक्शंस, एलील एलील इंट्रैक्शंस। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन के बारे में, इंट्रैक्शन के बारे में आपसे रेशो पूछी गई है। देखो 9:3:1 तो ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, ये तो आपकी नॉर्मल है डाई हैविड रेशो। आपसे पूछिए कॉम्प्लीमेंट्री है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 9:7। क्वेश्चन नंबर 47, phenotype controlled by the genome of one's mother rather than one's own genome exemplified। काफी इजी है। देखो इधर बोला गया है कि phenotypes controlled by the genome of one's mother rather than one's own genome exemplified। देखो दो टर्में आपने पढ़ी हुई है, एक मैटरनल इफेक्ट, एक मैटरनल इनहेरिटेंस। दोनों में काफी डिफरेंस है। मैटरनल इफेक्ट का आपका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है आपका सेल कॉइलिंग इन स्नेल। देखो मैटरनल इनहेरिटेंस होता है जिसको हम आल्सो कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, जिसमें आपका मैटरनल के द्वारा ओनली माइटोकॉन्ड्रिया के जो जीनोम होता है वो डोनेट होता है, इसे हम बोलते हैं मैटरनल इनहेरिटेंस मोस्टली, बाकी बाईपेरेंटल भी होती है। बट मैटरनल इफेक्ट में होता है कि मदर का जीनोटाइप्स डिपेंड करेगा बच्चे का क्या जीनोटाइप होगा, ये जब बच्चे का क्या फिनोटाइप होगा। मैटरनल का ये मैटर नहीं करेगा कि मैटरनल कैसी है, ये मैटर करेगा कि मैटरनल का या मदर का जीनोटाइप कैसा है। ये कहते हैं मैटर नहीं करेगा मदर कैसी है, मदर का दिल देखा जाएगा कि मदर का दिल कैसा है, यानी मदर का जीनोटाइप कैसा है। इसको बोलते हैं मैटरनल इफेक्ट। और मैटरनल इफेक्ट और मैटरनल इनहेरिटेंस में यही डिफरेंस है कि मैटरनल इफेक्ट में मदर का जो जीनोम होता है, न्यूक्लियस का जीनोम, वो क्या होता है, वो क्या वो ट्रांसक्राइब हो जाता है, ट्रांसलेट हो जाता है, और उसका जो प्रोटीन होती है वो साइटोप्लाज्म में आ जाती है। फिर वो साइटोप्लाज्म में आई हुई प्रोटीन वो डिपेंड करती है कि नेक्स्ट फर्दर फ्यूचर में ऑफस्प्रिंग का फिनोटाइप क्या होगा। बट मैटर इनहेरिटेंस में नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया इनहेरिटेंस हम पढ़ते हैं, इनफैक्ट इनहेरिटेंस भी होता है कम, जिसमें कापा पार्टिकल कम पढ़ते हैं। क्वेश्चन 48, ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमंस एग्जाम्पलीफाइड। ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग काफ़ी ईजी है, बहुत ईजी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, को डोमिनेंस एंड कंप्लीट डोमिनेंस। देखो को डोमिनेंस का मतलब होता है कि दोनों को दोनों जीन्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इसमें आपने पढ़ा होगा ए बी ब्लड ग्रुप, पढ़ा ना ए बी ब्लड ग्रुप, जिसमें ए वाला एलील भी एक्सप्रेस कर रहा है और बी वाला एक्सप्रेस कर रहा है, दोनों के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, इसका बोलते हैं को डोमिनेंस, ठीक है। क्वेश्चन 49, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लीफ हैंटन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद एबनॉर्मल नंबर ऑफ, मैंने आपको करवाया है। क्लीफ हैंटन सिंड्रोम मैंने कहा था मेल में होता है, जिसमें एक्स 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 वाई, या जितने मर्जी एक्स हो लास्ट में वाई जरूर होगा। टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स होता है, दूसरा एक्स होता ही नहीं है, और ये फीमेल में होता है। यानी दोनों दोनों डिजीज होंगे, क्या होंगे आंसर, दोनों में क्या बढ़ रहा है या क्या घट रहा है, एक ही चीज़ तो बढ़ रही है, एक्स क्रोमोसोम। फीमेल में एक्स क्रोमोसोम घट गया, मेल में एक्स क्रोमोसोम बढ़ गया, बाकी कुछ नहीं है। क्वेश्चन 15, डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स इज। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि डीएनए की रेप्लिकेशन चाहे प्रोकैरियोट्स की बात करें चाहे यूकैरियोट्स की बात करें, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। तो देखो ऑप्शन ए में कंजर्वेटिव लिखा है तो गलत हो गया, ऑप्शन बी में भी कंजर्वेटिव लिखा है, और ऑप्शन सी में भी डिस्पर्सिव लिखा है। ये प्रूव हो चुका है, मिशेल्सन एंड स्टॉहल ने प्रूव कर दिया है कि डीएनए रेप्लिकेशन चाहे बैक्टीरिया की बात कर लो चाहे हमारी बात कर लो, डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव ही होती है। क्वेश्चन 51, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स एज अ एंटीकोडोन फॉर द जेनेटिक कोडोन यूएए। अब यूएए का एंटीकोडोन बताओ। अब यूएए कहाँ लिखा होगा, एमआरएनए के ऊपर लिखा होगा। एंटीकोडोन कहाँ लिखा होगा, एंटीकोडोन आपके टीआरएनए के ऊपर लिखा होगा। इसका एंटीकोडोन बताओ मुझे। सबसे पहले देखो उल्टा पढ़ते हैं, ठीक है, 5 to 3 डायरेक्शन में। तो मुझे सबसे पहले बताओ यू का क्या होगा। यू का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा, ए आएगा, और ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा, यू आएगा। तो ए यू यू, यानी 51 का राइट आंसर आपका
एक सेकंड, नन ऑफ द अबव क्यों है आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स एज ए एंटीकोडन फॉर द जेनेटिक कोड UAA? क्या दिक्कत है? UAA का AUU तो ए तो होगा ऑप्शन 1, गलत क्यों बोला है? हाँ, डायरेक्शन यहाँ पर दी नहीं गई है, लिखा तो है नहीं कि 5.3 लिखा है या 3.5 लिखा है। फर्स्ट ही होना चाहिए मेरे ख्याल से आंसर, है ना? बाकी आप बताओ इसका क्या आंसर है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 51 का डी, यानी नन ऑफ द अबव। बट जहाँ तक मुझे लग रहा है फर्स्ट ही होगा, बाकी देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 52, इन ZZ एंड ZW मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मेल्स आर। देखो आपने 3 टाइप के मैकेनिज्म पढ़े हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के, ZZ ZW, XXXY और XXXO या X0। तो मुझे बताना है ZZ और ZW कहाँ देखा, बर्ड्स में देखा है, तो क्या क्या होता है वहाँ पर, मेल्स का बताना है। तो जस्ट हमसे उल्टा, हम क्या हैं असल में, हम हिट्रोगैमेटिक हैं, ह्यूमन बींग्स, मेल वाले, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेल की बात कर रहा हूँ मैं, क्या है एक्स बाय। बट बर्ड्स में उल्टा है, बर्ड्स में फीमेल जो है वो होगी हिट्रोगैमेटिक, मेल क्या होंगे होमोगैमेटिक। इन 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन 53, विच इज द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स इज लीस्ट लाइकल टू बी रिप्रेजेंट होमोलॉगी? होमोलॉगी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। देखो, विंग्स ऑफ द बैट एंड द फोर लिम्स ऑफ द मैन, hemoglobin of a baboon and that of gorilla, mitochondria of the plants and the animals, wings of the birds and those of an insects. देखो, wings of the birds and those of an insects is also a type of analogy. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि विंग्स होंगे वर्ड्स के, वो भी उड़ने के लिए हेल्प कर रहे हैं, और इंसेक्ट के विंग्स भी उड़ने के लिए हेल्प कर रहे हैं। इनकी फंक्शन तो सेम है, बट इनका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इनकी कोई कॉमन इंसेस्ट्री नहीं है। वर्ड्स आपके बिलोंग्स करते हैं फाइलम कॉर्डेट से, और इंसेक्ट तो आपका नॉन नॉन कॉर्डेट्स यानी इनवर्टिब्रेट्स हैं। आपस में कोई इनका डाइवर्जेंस नहीं है, ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के अंडर आएगा। तो ये दिस आर द एनालॉगस ऑर्गन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 54, नेचुरल सिलेक्शन changes the allele frequency in population because some filling the blanks survive and reproduce more successfully than others. बताओ आंसर। तो इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, कुछ इंडिविजुअल होते हैं वो सर्वाइव करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं मोर सक्सेसफुली देन अदर। तो धीरे 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 नेचुरल सिलेक्शन उन्हें फेवर कर लेगा जो कि उस इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छे तरीके से फिटेस्ट हो रहे हैं, यानी नेचर सेलेक्टेड फिटेस्ट, या हम बोल सकते हैं नेचर के द्वारा सबसे बेस्ट वाले फिटेस्ट को सेलेक्ट किया जाएगा। फिटेस्ट का मतलब होता है जो कि उस इन्वायरमेंट के लिए सबसे बेस्ट है। क्वेश्चन 55, no two humans are alike except for identical twins. The chief cause of variations among the individual is, देखो हम और आप लोग, या आप लोग आपस में ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो। ट्विंस को छोड़ के, वो भी कौन से, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, डाइजाइगोटिक ट्विंस नहीं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। डाइजाइगोटिक ट्विंस जो कि अलग अलग एग से बने हुए हैं, वो तो आपके हैं ही क्या है, 50% सेम है, जैसे हमारे जैसे ब्रदर सिस्टर जैसे। बट मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं जो कि एक ही जाइगोट से विभाजन से जन्म लिए हैं, वो 100% सेम होंगे। तो ट्विंस को छोड़ के बाकी सभी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। तो मेजर फोर्स क्या है चेंजेस होने की, वेरिएशन होने की, मेजर फोर्स पूछी गई आपसे। तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सेक्सुअल रिकम्बिनेशन। और मोर प्रिसाइजली मैं बात करूँ तो वो है आपका इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। ठीक है, हाँ क्रॉसिंग ओवर भी है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट द मोस्ट 99% इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और 0.1% या 1% बोल सकते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्वेश्चन 56, स्पैरोज विद एवरेज साइज्ड विंग्स सर्वाइव एंड सीवियर स्टॉर्म बेटर देन दोज विद लॉन्गर और शॉर्टर विंग्स, इलस्ट्रेट। कौन सा टाइप का सिलेक्शन हो रहा है ये? एवरेज साइज को क्या मिल जा रहा है, फायदा मिल रहा है। जब भी बीच वाले को इंटरमीडिएट को फायदा मिलता है, उस टाइप के सिलेक्शन को हम बोलते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। जब भी बीच वाले को फायदा मिलता है इंटरमीडिएट को। क्वेश्चन नंबर 57, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट वाज प्रपोज्ड बाय, काफी इजी है।
तो बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिया था अर्नेस्ट मेयर ने 1942 में। क्वेश्चन 58, द टर्म स्पेसिएशन वाज कॉइन्ड बाय, स्पेसिएशन की टर्म किसने दी थी? तो स्पेसिएशन की टर्म दी थी आपने ऑर्टर एफ कुक ने, ऑर्टर एफ कुक ने, कुक। क्वेश्चन 59, पॉपुलेशंस आइसोलेटेड बाय फिजिकली बैरियर विल लीड टू, ये मैंने आपको करवाया, बार बार मैं आपको करवा रहा हूँ, जिसमें एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन, पैरापैट्रिक स्पेसिएशन। एलो का मतलब होता है डिफरेंट है, पैट्रिक मतलब होता है प्लेस, डिफरेंट प्लेस। सिम्पैट्रिक मतलब सिम मतलब सेम, पैट्रिक मतलब प्लेस, सेम प्लेस। पैरा मतलब बिसाइड, पैट्रिक मतलब प्लेस, प्लेस से बिसाइड में, साइड वाइज। अब बताओ, फिजिकल बैरियर बोला है, फिजिकल बैरियर को हम बोल सकते हैं एक माउंटेन की तरह काउंट कर सकते हैं, कोई रिवर की तरह हम काउंट कर सकते हैं, या कोई भी एक जियोग्राफिकल बैरियर की तरह हम तौर कर बता सकते हैं किसी फिजिकल बैरियर को। अब तो बता दो भाई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। सिम्पैट्रिक होता तो सेम ही प्लेस होना था, यानी वेरिएशंस, म्यूटेशंस। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर वुड नॉट बी कंट्रीब्यूट टू द एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, इनमें से कौन सा फैक्टर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन को? तो ये तो मैं काफ़ी डिटेल में आपको करवा चुका हूँ। अब एलोपैट्रिक स्पेसिएशन क्या होती है? तो ए पॉपुलेशन बिकम जियोग्राफिकली आइसोलेटेड फ्रॉम द पेरेंट्स पॉपुलेशन, ये तो बिल्कुल ठीक है भाई, ये तो कंट्रीब्यूट कर रहा है। दूसरा पढ़ो, द सेपरेटेड पॉपुलेशन इज स्मॉल एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट अकर। तीसरा पढ़ो, जीन फ्लो बिटवीन द टू पॉपुलेशन इज एक्सटेंसिव, या द आइसोलेटेड पॉपुलेशन फेसेस डिफरेंट सिलेक्शन प्रोसेस देन द एंसेस्टर पॉपुलेशन। बताइए, ए तो होगा नहीं, बी सी डी में बताइए अब। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जीन फ्लो बिटवीन द टू पॉपुलेशन इज एक्सटेंसिव। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन आज हमने कर लिए हैं। अब हम करेंगे 2023 का क्वेश्चन पेपर, हम कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।